हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पीओके भारत का ही हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा और हिंदू भी हमारा। जी हां, सीएए पर सवाल उठाने वालों पर बरसे से अमित शाह जी दे दिया बड़ा बयान। बताएंगे दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव से पहले पीओके को लेकर भारत सरकार बड़ा कदम उठाएगी। सबसे पहले आपको बताएंगे अमित शाह जी के ये बयान किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत को फिर एक बार चाइना ने गीदड़ भभकी दी है। अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है चाइना। दोस्तों बताएंगे इस बार उसने क्या कहा। साथ ही साथ बताएंगे एलएसी पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने सबसे बड़ा बयान दिया है। साथ ही बिहार से अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। दोस्तों बताएंगे जहां पर एनडीए क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन इतने सीटों का इस बार भी हो रहा है नुकसान। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार को पीओके पर बड़ा कदम उठाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां सीएए पर सवाल उठाने वालों पर बरसे अमित शाह जी। अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, कहा पीओके के हिंदू और मुस्लिम दोनों हमारे हैं, बलोच संपर्क करेगा तो सोच सकते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वहां रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान सब हमारे अपने हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद पहली बार इस मामले पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुस्लिम और हिंदू दोनों हमारे अपने हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश ने धर्म आधारित विभाजन देखा है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने को लेकर सवाल के जवाब में अमित शाह जी ने कहा कि आजादी के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 2.7% है। वे कहाँ गए, उनका क्या हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए शादी के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ऐसे पीड़ित लोग भारत चले आए, उन्होंने अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए भारत में शरण ली, हमें उन्हें नागरिकता क्यों नहीं देनी चाहिए। शाह ने इस सवाल का जवाब दिया कि मुस्लिम समुदाय को सीएए के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। अमित शाह जी ने कहा जिन 3 देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को हमने सीएए में शामिल किया है वे घोषित इस्लामिक देश है। नागरिकता देने जैसे बड़े फैसले कई उदाहरण को देखते हुए लिए जाते हैं। अगर भविष्य में बलूच जैसा कोई अन्य समुदाय हमसे संपर्क करेगा तो हम इसके बारे में यानी उनको नागरिकता देने के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहले भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बता चुके हैं राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर चर्चा के दौरान। और गोलू कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि पीओके हमारा है, उससे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे अमित शाह जी ने यह बयान देकर क्लियर कर दिया है दोस्तों, क्योंकि सीएए लागू होने के बाद पीओके के मुस्लिम समुदायों को यह लग रहा होगा कि वो भारत में अब चाहकर भी शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसको लेकर अमित शाह जी ने ये क्लियर कर दिया है। उनके दिमाग से भी ये गलतफहमी निकाल दी है दोस्तों कि पीओके के मुस्लिम समुदाय भी भारत में शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि अमित शाह जी ने क्लियर कह दिया है कि आप लोग हमारे अपने हैं, चाहे वो पीओके के हिंदू समुदाय से हो या मुस्लिम समुदाय से, ये सारे के सारे भारत के नागरिक हैं और जब चाहे भारत में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्लानिंग पर पानी फेर दिया दोस्तों। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि इस सीएए लागू करने के बाद पीओके के मुस्लिम लोग भी अब भारत नहीं जा पाएंगे, जबकि ये बयान देकर पाकिस्तान के मंसूबों पर अमित शाह ने पानी फेर दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ उनके इस बयान ने बहुत बड़ा संकेत दिया है कि भारत अभी भी होप नहीं छोड़ रहा है और पीओके पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा अपना भारत, आज नहीं तो कल लेगा अवश्य। आप क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और कौन कौन मानता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार को ट्रेलर दिखा देना चाहिए, जो भी आपकी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है चीन। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत को दी बड़ी गीदड़ भभकी। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के नापाक बोल जारी है। उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है ही नहीं बल्कि चीन का वो हिस्सा है। इस क्षेत्र का नाम उसने जंगनान बताया है। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार चीन ने यह बयान दिया है। ये बात तो चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग जियो गांग ने अपने एक बयान में कहा है। उन्होंने कहा कि जंगनान चीन का अभिन्न हिस्सा है, हमने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मंजूरी नहीं दी है, ये हमारा हिस्सा है, हम भविष्य में भी इसकी मंजूरी नहीं देंगे। झांग जिया ओ गांग ने कहा कि हम जंगनान में भारत के कदम की कड़ी निंदा करते हैं, हम उनके साथ जारी विवाद का शांतिपूर्वक हल निकालना चाहते हैं। ऐसे में वहाँ की सरकार से अनुरोध है कि वो सीमा मुद्दों को और जटिल ना बनाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम का दौरा किया था। भारतीय पीएम के इसी दौरे से चीनी सरकार बौखलाई हुई है। पीएम मोदी ने अपने पिछले दौरे पर सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। चीनी सरकार
का कहना है कि जब तक भारत चीन सीमा का विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक भारत को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। वहीं चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश पर किए जा रहे दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज भी कर दिया था। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मानता नहीं दिखाई दे रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने भी बड़ा बयान दिया है एलएसी को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि एलएसी पर हालात स्थिर है लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं। भारतीय सैनिकों की तैनाती बेहद मजबूत है। जी हाँ, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने शुक्रवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को स्थिर लेकिन संवेदनशील करार देते हुए कहा कि चीन से सटी देश की सीमा पर भारतीय सैनिकों और अन्य घटकों की तैनाती बेहद मजबूत और संतुलित है। एक कॉन्क्लेव में एक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमें करीब से निगरानी और नजर बनाए रखने की आवश्यकता है कि सीमा पर बुनियादी ढांचे और सैनिकों की आवाजाही के संदर्भ में कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 के हिस्से के रूप में भारत और हिंद प्रशांत खतरे और अवसर विषय पर आयोजित चर्चा में शामिल सेना प्रमुख से क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और एलएसी पर स्थिति बिगड़ने की सूरत में भविष्य की तैयारियों के संदर्भ में कई सवाल पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारतीय नौसेना ने बचाया बांग्लादेशी जहाज। हिंद महासागर में 3 दिन पहले सोमालिया लुटेरों ने किया था अपहरण। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज का अपहरण कर लिया गया था। अब भारतीय नौसेना ने उस जहाज का रेस्क्यू कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से जहाज का रेस्क्यू किया। इससे पहले मोजाम्बिक के मोपुटो बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात के अल हमरियाह बंदरगाह जा रही बांग्लादेश कार्गो बोट एमवी अब्दुल्ला का 15 से 20 समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। यह घटना सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से लगभग 600 समुद्री मील पूर्व में हुई है। शुक्रवार को जारी एक बयान में भारतीय नौसेना ने कहा कि 12 मार्च को सूचना मिलने पर LRMP 81 को तुरंत तैनात किया गया था और शाम को व्यापारी जहाज एमवी अब्दुल्ला का पता लगाने पर स्थिति का पता लगाने के लिए संचार स्थापित करने का प्रयास किया गया था, मगर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई थी। ऐसे में भारतीय नौसेना को आप लोग वेल डन कहना मत भूलिएगा ताकि उनका मनोबल लगातार बढ़े रहे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, यूक्रेन पर रशिया ने किया बहुत बड़ा हमला। ओडेसा में किया मिसाइल अटैक, 16 की मौत की सबसे बड़ी खबर, कई हुए घायल। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच खबर आ रही है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 16 नागरिकों की मौत हो गई है। इस खबर की पुष्टि शुक्रवार को यूक्रेन ने खुद किया। वहां के अधिकारियों का कहना है कि रशिया ने ओडेसा शहर पर मिसाइल से वार किया है जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस भयानक हमले को यूक्रेन ने मॉस्को की ओर से अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, युद्ध लगातार 3 साल पूरे कर चुका है लेकिन उन 3 सालों में ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, पोप फ्रांसिस ने रशिया के आगे घुटने टेकने की सलाह दी है यूक्रेन को। भड़के यूक्रेन ने कहा ऐतिहासिक गलतियां न दोहराएं। पोप, जी हाँ, यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग को 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन ये लड़ाई अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इस विवाद को समाप्त कराने के लिए पोप फ्रांसिस ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष शब्दों में यानी इनडायरेक्टली यूक्रेन को रशिया के आगे घुटने टेकने की सलाह दे डाली। अब इसको लेकर यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने पोप फ्रांसिस की कड़े शब्दों में आलोचना की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रविवार को ट्विटर पर पोस्ट में रिएक्शन दिया। उन्होंने इसमें लिखा कि हमारा झंडा नीला और पीला है, हम इसी के नीचे जीते हैं, मरते हैं और जीतते हैं, हम कोई और झंडा नहीं उठाएंगे। वहीं पोलैंड के विदेश मंत्री रेटेक सिकोर्सी ने कहा कि संतुलन बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन को भी यह सलाह दी जा सकती है कि वो यूक्रेन के अंदर से अपनी सेना को हटाने का साहस रखें। साथ ही कुलेबा ने अपने पोस्ट में पोप फ्रांसिस से ऐतिहासिक गलतियां न दोहराने का अनुरोध भी किया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने फिर एक बार 15 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया है। अवैध रूप से मछली पकड़ने का है इन पर आरोप। अब तक 16 नाव हैं जब्त। जी हां, श्रीलंकाई नौसेना ने शुक्रवार को उत्तरी जाफना प्रायद्वीप में कराई नगर के तट से कम 15 भारतीय मछुआरों को द्वीप राष्ट्र के जल से मछली पकड़ने के आरोप में हिरासत में लिया है। कान के संतुराई बंदरगाह पर श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों के नावों को जब्त कर लिया है और जांच के लिए मत्स्य निदेशालय में भेज दिया है। हाल ही में श्रीलंकाई मछुआरों ने श्रीलंकाई जल इलाके में अपने भारतीय समकक्षों द्वारा अवैध शिकार से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ इस साल श्रीलंकाई नौसेना ने अब तक 16 नाव को जब्त करने के साथ 225 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है। जी हाँ, आखिर दोस्तों बार बार एक ही खबर आ रही है कि श्रीलंकाई नौसेनाओं ने भारतीय मछुआरों को कब्जे में ले लिया है। आखिर आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये मुद्दा अब श्रीलंका के सामने उठाया जाना चाहिए और भारतीय मछुआरों को थोड़ी सी रिलीफ देनी चाहिए? जिस प्रकार से समुद्र के अंदर दोस्तों सीमाएं पता नहीं लग पाती हैं, ऐसे में कोई भी मछुआरा जानबूझकर गलती नहीं करना चाहेगा। क्यों कोई अपने आप को दूसरे देश के जेल में बंद होना चाहेगा? बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये वास्तव
वास्तव में इस मुद्दे को अब सीरियस तरीके से भारत को उठाना चाहिए श्रीलंका के सामने, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास का 90 साल की उम्र में निधन। 1971 के युद्ध में निभाई थी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका। जी हाँ, भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल रिटायर्ड एल रामदास का उम्र संबंधी बीमारियों के चलते यहाँ के एक सेना अस्पताल में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बेटी सागरी आर रामदास ने बताया कि रामदास को 11 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में दोस्तों आप लोग इस भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास जी को श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, G7 देशों की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। कहा अगर रशिया को बैलिस्टिक मिसाइलें दी तो कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। जी हाँ, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी। वॉशिंगटन ने कहा कि अगर तेहरान यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए रशिया को बैलिस्टिक मिसाइलें देने की योजना पर आगे बढ़ता है तो प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले पश्चिमी देश उस पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। बाइडेन प्रशासन महीनों से चेतावनी दे रहा है कि रशिया ईरान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की मांग कर रहा है। मॉस्को अपनी हथियारों की घटती आपूर्ति को फिर से भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिका ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मिसाइलें ईरान से रशिया भेजी गई हैं या नहीं, लेकिन अमेरिकी अधिकारी उन अधिकारियों के बयानों से चिंतित है जिनमें कहा जा रहा है कि जल्द दोनों देशों के बीच एक सौदा हो सकता है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर CAA पर नागरिकता कानून पर अमेरिका को भारत की दो टूक। कहा विदेश मंत्रालय ने कि हमारे आंतरिक मामले में बयानबाजी करना गलत है। जी हाँ, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू होने के बाद इस पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सियासी दलों की प्रतिक्रियाओं के बीच ये जानना दिलचस्प है कि देश के इस कानून के बारे में विदेश से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। CAA से जुड़े अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट संदेश दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में नागरिकता देने का कानून CAA पूरी तरह आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है। अमेरिका या किसी अन्य देश का बयान सरकार के संज्ञान में है, लेकिन ऐसी रिएक्शन, ऐसा प्रतिक्रिया गलत है। ऐसी टिप्पणियां अनुचित और गलत सूचना पर आधारित है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अल्पसंख्यकों के प्रति चिंता का कोई कारण नहीं, उनके साथ गलत व्यवहार का भी कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण CAA कानून जैसे विचारों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों अमेरिका को इस मुद्दे पर? बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, इसी बीच CAA को लेकर PM मोदी की मुड़ी हुई अमेरिकी गायिका अमेरिका से कही है बात, बताया शांति का रास्ता। जी हाँ, अमेरिका में CAA को लेकर भारत में उठते सवाल के बीच वहां से इसकी तारीफ भी हुई है। मशहूर अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन ने शुक्रवार को CAA को लेकर PM मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि CAA लागू करके PM मोदी ने शानदार नेतृत्व का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी के इस कदम से उन तमाम लोगों को घर मिल जाएगा जो अपने धर्म के चलते परेशान है। साथ ही उन्होंने CAA की इसलिए तारीफ की क्योंकि ये क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को साथ रहने की सहूलियत दे रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी का SIC के साथ हो सकता है विलय। चुनाव आयोग के फैसले पर है दारोमदार। जी हाँ, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि निर्वाचन आयोग उनकी पार्टी के हालिया सांगठनिक चुनावों को अगर स्वीकार कर लेता है और उसका चुनाव चिन्ह लौटा देता है तो उनकी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद परिषद में विलय कर लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेता असद कैसर ने डॉन न्यूज टीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर पार्टी को हालिया संगठनात्मक चुनावों के बाद उसका क्रिकेट का बल्ला चुनाव चिन्ह वापस मिल जाता है तो दोनों पार्टियां विलय कर लेंगी और PTI के रूप में रहेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान में इस्लामी राजनीतिक और बरेलवी धार्मिक दलों का एक राजनीतिक गठबंधन है। इसमें खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हो गए। अगली खबर आपको बता दें, मालदीव छिपा रहा तुर्की से खरीदे किलर ड्रोन की जानकारी, RTI में किया इनकार। विपक्ष उठा चुका है मुइजू पर कई सवाल। बता दें आखिर क्यों कर रहा है ऐसा मुइजू, क्या होगा इससे उसको फायदा? बता दें मालदीव ने हाल ही में तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं। मालदीव की सत्ता में आने के बाद मोहम्मद मुइजू ने तुर्की से समझौता किया है। अब मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ी डिटेल का खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया है। मालदीव के जल क्षेत्र में गश्त के लिए तुर्की से यह ड्रोन खरीदा गया है। मफारू हवाई अड्डे से यह ड्रोन मौजूद है। ड्रोन की उड़ान वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ड्रोन को संचालित करने के लिए हवाई अड्डे के हैंगर को अस्थायी रूप से मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF को गैरेज के रूप में सौंपा गया है। चीन के करीबी मोहम्मद मुइजू मालदीव सत्ता में आए हैं। मुइजू की सरकार ने तुर्की की बायरक्तार कंपनी से $37 मिलियन में ड्रोन खरीदने पर सहमति जताई। अगली खबर बता दें, अब कट्टरपंथियों की खैर नहीं, ऋषि सुनक ने भी अपने देश में बना दिए UAPA जैसा कानून। जी हाँ, सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि यूरोप भी चरमपंथ के नासूर को कई दिनों से झेल रहा है। वहाँ चरमपंथी पुलिस प्रशासन और लोगों की सुरक्षा में एक बड़ा रोड़ा है। अब ऋषि सुनक की सरकार ने बड़ा ऐलान कर
करते हुए चरमपंथ पर नकेल कसने का इरादा किया है। ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में चरमपंथ को लेकर नई परिभाषा गढ़ी है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा उठाया गया एक नया कदम दक्षिण पंथी और इस्लामी चरमपंथियों से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल में हमास के आतंकवादी हमलों के बाद से बड़े खतरों के मद्देनजर चरमपंथ की एक नई और अधिक स्पष्ट परिभाषा जारी की। इसका मकसद दक्षिण पंथी और इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों का संरक्षण करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटेन में 2 मई को आम चुनाव की संभावनाएं भी नहीं है। भारतवंशी पीएम सुनक ने अटकलों पर लगा दिया विराम। जी हां, ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तय समय से पहले चुनाव कराए जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 2 मई को देश के आम चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सुनक के बयान के बाद लेबर पार्टी की तरफ से शुरू हुई कयासबाजी खत्म होने की उम्मीद है। लेबर पार्टी ने कहा था कि लंदन में स्थानीय और प्रशासकों के चुनाव के साथ ही आम चुनाव भी कराए जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक सुनक ने इस साल की शुरुआत में साल की दूसरी छमाही में चुनाव कराने पर विचार करने की बात भी कह चुके हैं। हालांकि हाल के कुछ हफ्तों में मई की शुरुआत में अचानक चुनाव कराए जाने की अटकलें लगाई जाने लगी, जिसको अब पीएम सुनक ने विराम लगा दिया है। अगली खबर बता दें, तुर्की के एजियन तट पर प्रवासियों से भरी नाव डूब गई, 5 बच्चों समेत 21 की मौत की बहुत बड़ी खबर। प्रवासियों को ले जा रही एक रबड़ से बनी डिंगी शुक्रवार को तुर्की के उत्तरी एजियन तट पर डूब गई। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल है। गवर्नर इल्हामी अख्तास ने बताया कि तुर्की के तट रक्षक कर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कनाकले प्रांत के असेबाट शहर के पास समुद्र से 2 प्रवासियों को बचा लिया। 2 प्रवासी खुद भी तैर कर तट पर पहुंचने में सफल रहे। 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि जब नाव में कितने लोग सवार थे जब नाव पलटी। हादसे के बाद तटरक्षक बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। बहरहाल बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों ये, 21 लोगों का एक बार में डूब जाना, उनकी मौत हो जाना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, चीन की चांद पर पहुंचने की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, कामयाब नहीं हो पाया उसका ये मिशन। जी हां, चीन द्वारा चंद्रमा पर भेजी गई उपग्रहों की जोड़ी अपनी निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई। चंद्रमा पर पहुंचने की चीन की उम्मीदों के लिए ये एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बुधवार को शाम को जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से DROA और DROB नाम के उपग्रहों को चंद्रमा पर भेजा गया था। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां राष्ट्रपति विक्रम सिंघे का बहुत बड़ा बयान, कहा अगले 50 से 60 वर्षों में आर्थिक ताकत का केंद्र बनेगा हिंद महासागर। जी हां, हिंद महासागर क्षेत्र में जबरदस्त विकास हो रहा है और ये अगले 50 से 60 वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बनने जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को द्वीप राष्ट्र और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों का जिक्र करते हुए ये बात कही है। साथ ही साथ बता दें, पीएम मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण क्या है? सर्वे में जनता का चौंकाने वाला जवाब। जी हां, लोकसभा चुनावों को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। वैसे तो चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही जी न्यूज के लिए मैट्रीज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे और पूरे देश में CAA लागू होने के ठीक बाद किया गया है। ये ओपिनियन पोल 27 फरवरी से 13 मार्च के बीच किया गया। इसमें पीएम मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये सवाल पूछा गया, जिसका जनता ने जवाब दिया। तो आपको बता दें सर्वे ने क्या कहा। दरअसल 41% लोगों ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की वजह से पीएम मोदी लोकप्रिय हैं, तो 18% लोगों को राम मंदिर का निर्माण उनकी लोकप्रियता की वजह लगता है, तो 12% लोगों को यह लगता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा पीएम मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है, तो वहीं 22% लोगों को यह लगता है कि बेदाग छवि देने की वजह से मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो वहीं 7% लोगों का मानना है कि और भी वजह हो सकती है मोदी की लोकप्रियता के कारण का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में लोकसभा की 543 सीटों पर 1,13,843 लोगों की राय ली गई है, जिसमें 61,475 पुरुष और 37,568 महिलाएं शामिल थी। जी हाँ, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के मलकाजगिरी में किया रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार शाम यहां मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया। केसरिया रंग की टोपी पहने पीएम मोदी जी खुली छत वाले एक वाहन में सवार थे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। कुछ लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इमारतों की छतों पर खड़े दिखाई दिए। रोड शो के दौरान मोदी मोदी और भारत माता की जय जय के नारे लगाए गए। मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और मलकाजगिरी से पार्टी के उम्मीदवार ई राजेंद्र भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें,
मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु सरकार को तगड़ा झटका। कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को मिल गई मंजूरी। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट से स्टालिन सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को मंजूरी दे दी है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने रोड शो की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले शुक्रवार को दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। भाजपा की कोशिश है कि दक्षिण क्षेत्र के 5 राज्यों से अधिक सीट हासिल कर उसको मिथक को तोड़ने की है कि उसका दबदबा सिर्फ हिंदी पट्टी के ही क्षेत्रों में है, दक्षिण क्षेत्रों में नहीं। ऐसे में इस मिथ को तोड़ने के लिए भाजपा लगातार प्रयासरत है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बिहार से जी न्यूज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एक बार फिर से बिहार में क्लीन स्वीप की ओर। एनडीए फिर भी इतने सीटों का हो रहा है मोदी सरकार को नुकसान। जी हां, जिस पल का पूरे देश को इंतजार था वो पल अब आ गया है। शनिवार यानी आज के दिन दोपहर के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। चुनावों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे एक दिन पहले ही जी न्यूज के लिए मेरिटराइज ने ओपिनियन पोल किया। इस ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को बिहार में 37 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार में अन्य के लिए कोई खास जगह बन ही नहीं पा रही है और उसके खाते में 0 सीटें हैं। बता दें कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 37 सीटें लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, यानी एक बार फिर से बिहार में क्लीन स्वीप करेगी एनडीए बाकी पार्टियों को। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चुनाव से ठीक पहले बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट का बड़ा विस्तार। राज्यपाल ने इन 21 मंत्रियों को दिलाई शपथ। जी हां, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के 9 विधायकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी और 12 विधायकों को शामिल किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही साथ आपको बता दें, गांधीनगर समिति शाखा चुनावी शंखनाद। कहा, न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में चल रही है मोदी की लहर। जी हां, गांधीनगर लोकसभा सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को यह बताने को कहा कि यह चुनाव उनकी पार्टी के बारे में नहीं बल्कि भारत के बारे में है। शाह ने शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शहर के गुरुकुल रोड स्थित मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ में उन्होंने कहा कि न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में चल रही है मोदी लहर। क्या आप अमित शाह जी के इस बात पर वाकई में दोस्तों मानते हैं कि पूरे देश में बीजेपी की लहर है? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ सीएए को लेकर अमित शाह जी ने कहा कि अब मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए के आवेदकों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। योग्य आवेदक मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जिसे भी भारतीय नागरिकता चाहिए वो इस पर ऐप के जरिए आवेदन कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें, अमित शाह जी ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी चंदा वसूलने के लिए करती है। इसका जवाब देते हुए अमित शाह जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कि चुनाव चंदा भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व खत्म करने के लिए लाया गया था। अमित शाह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सभी को मानना होता है। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले चंदा कैसे आता था, बॉन्ड से चंदा कैसे आता है। तो वहीं दोस्तों, भाजपा में शामिल हुए टीएमसी सांसद का सफर। बिहार से भी जुड़े हैं अर्जुन सिंह के तार। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले तमाम दल अपनी रणनीतियों को धार देने में लगे हुए हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने सभी 42 नामों की घोषणा कर डाली और इसी बीच इसमें बैरकपुर सीट से मौजूदा सांसद अर्जुन सिंह का टिकट काट दिया गया। अर्जुन सिंह 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया था। टीएमसी नेता एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया और अब भाजपा में फिर एक बार शामिल हुए हैं। लगातार दोस्तों टीएमसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना यह दर्शाता है कि इस बार टीएमसी को बंगाल से उखाड़ फेंकेगी बंगाल की जनता। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा बंगाल वाले मुद्दे पर। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।